लड़का लोग अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। पढ़ा क्या रहा था, ये लोग रहते थे तो पूछता था। देखिए हम लोग अर्थव्यवस्था के जो वर्गीकरण है वो देख चुके थे, इसके आगे हम लोग को देखना था। क्या देखे थे वैसे? देखिए हम लोगों ने जीडीपी देख लिया था, ठीक है, जीडीपी पे चर्चा कर लिए थे, और शायद जीएनपी भी हम लोगों ने देख लिया था, है ना। जीडीपी क्या होता है तो एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। तो एक भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम रूप से वस्तु और सेवाओं के मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीएनपी क्या होता है, जैसे इसमें भारतीय जो है, भारत में रहने वाले भारतीय और भारत में रहने वाले विदेशी लोग को भी काउंट करेंगे, मगर जो विदेश में रहते हैं भारतीय उसको काउंट नहीं करेंगे। बस इतना ही अंतर है इसमें। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप समझिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो हमारा से केवल कौन आएंगे, भारतीय आएंगे, चाहे वो विदेश में रहते हो, चाहे वो विदेश में रहने वाले और ये भारत में रहने वाले। विदेश में आपका देश में रहने वाले विदेशी लोग को उसमें शामिल नहीं करते। ये हम लोगों ने देख लिया था। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका एनएनपी, ठीक है। एनएनपी है, एनएनपी एनएनपी देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। निबल या सकल नहीं सॉरी, शुद्ध हो जाएगा, या निबल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको क्या बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आप समझे, ठीक। यही हमारा आज का चर्चा है, मुद्दा है। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए जो चीज़ें आपने इसमें देखी वही है, बस कुछ नहीं है इसमें। बस क्या करना है, मूल्य ह्रास को माइनस करना है। यदि आप जीएनपी में से मूल्य ह्रास को निकाल दें, है ना, मूल्य ह्रास को अगर हम हटा दें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग एनएनपी बोलते हैं, एनएनपी, ठीक है। ओके, आप बोलोगे सर मूल्य ह्रास क्या है, डिफ्रेशिएशन। तो मूल्य ह्रास या डिफ्रेशिएशन क्या होता है उसको थोड़ा सा हमको समझना है, बाकी समझ में आ जाएगा। पहले हम जीएनपी समझ लेते हैं। देखिए जीएनपी, इसमें क्या होता है, देश में रहने वाले भारतीय और विदेश में रहने वाले भारतीय, यानी टोटल केवल भारत के लोगों की ही इनकम को शामिल किया जाता है। और ये हो गया, और इसमें से क्या हो गया, मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे। अब मूल्य ह्रास या डिफ्रेशिएशन क्या होता है, देखो याद रखिएगा, जीडीपी में मूल्य ह्रास वगैरह जुड़ा रहता है, जीडीपी में रहेगा, इसमें भी रहेगा। एनएनपी जब आएगा, नेट, तब मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीडीपी में मूल्य ह्रास रहता है कि नहीं रहता, तो जी हाँ रहता है। तो मूल्य ह्रास क्या होता है, तो वस्तु के उत्पादन में, वस्तु के प्रोडक्शन में, है ना, कोई भी अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो हानि होती है, जो क्षति होती है, उसी को हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक है। मूल्य ह्रास देखो ऐसे समझ लो, जैसे आप लोग हो, ठीक है, ऑनलाइन वालों, और जो पढ़ते हो, मान लो समोसे का अगर आप ठेल लगाते हो, ठीक, हौसल वर्डन के बाद, ठीक, तो आप देखना आपके कुछ जो सामान है, जैसे जब लगाते हो तो कुछ सामान वेस्ट होते हैं, घर्षण होता है। जैसे मान लीजिए आपने कढ़ैया लिया, तो वो तो घिसेगा ना, साल 2 साल बाद तो घिस जाएगा। उसके बाद कलछुल भी घिसेगा। उसके साथ साथ देखें तो जैसे समोसा वमोसा होता है तो 1-2 तो वेस्ट तो चला जाता है, 1 तो चढ़ा देते हैं। सुबह जब बना रहे हैं तो 1 चढ़ा देते हैं भगवान जी को। मान लो 1 बना रहे हैं, ऐसे छलक के नीचे गिर गया। तो जो वस्तु के प्रोडक्शन में जो ह्रास होता है, जो इनडायरेक्ट दिखता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल्य ह्रास बोलेंगे। उसको हम लोग माइनस करते हैं। कोई भी वस्तु हो उसमें मूल्य ह्रास होगा ही होगा। जैसे आप एक बात समझिए, कोई मशीन अगर है
कंपनी में कोई मशीन चल रही है तो सब चीज़ ठीक है, उसका पेट्रोल चल रहा है, जैसे बाइक भी चलाते हो तो मशीन भी तो घिस रही है ना, तो वो इनडायरेक्ट रूप से तो क्या है, ह्रास हो रहा है, वो कमी तो हो ही रही है ना। धीरे धीरे मशीन घिस रही है, धीरे धीरे टायर घिस रहा है, वो लोग हम लोग नहीं जोड़ते ना, वो भी तो जुड़ना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपने बोला, आपने जैसे ऑटो लिया, ऑटो का किराया 10 रुपया था, 10 रुपये आपने दे के चले गए, तो ऑटो वालों का 10 रुपया प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, उसमें से उसका क्या हो गया, 5 रुपये का पेट्रोल चला गया, 2 रुपये का मेहनताना हो गया, ठीक है। 2 रुपये अगर सोच रहे हो, 3 रुपये सोच रहे प्रॉफिट है तो नहीं है, वो प्रॉफिट 3 रुपये नहीं है, उसमें उसका ऑटो का टायर भी तो घिसा है ना, तो वो जो टायर घिसा, ठीक है, हवा जो डलवाने गया था वो जो हवा का पैसा लगा, ठीक है, जो ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं तो ऑयल भी तो लगेगा, धीरे धीरे ही सही, तो धीरे धीरे करके एक बार लगता है लास्ट में 2-3 महीने में, तो वो जो चीज़ें हैं ना इनडायरेक्ट रूप से जो लॉस होता है उसको हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। उसी मूल्य ह्रास को अगर माइनस कर दोगे तो ये NNP आ जाएगा। नेट, नेट मतलब शुद्ध है ना, शुद्ध आपका क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये हमारा हो गया तीसरा, है ना। और तीसरा ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चौथा देखो, ठीक है, अगर NNP को ही अगर आप फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक, फैक्टर कॉस्ट पर मेजरमेंट करते हैं, इसी को हम लोग NI कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है फैक्ट्री का कॉस्ट, है ना, फैक्ट्री से जब निकलता है माल तो उसी फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट याद रखिएगा। NNP को फैक्टर कॉस्ट पर ही क्या कहते हैं, NI कहते हैं। देखो बहुत आसान है, 2 प्रकार से कैलकुलेशन मैंने आपको कल समझाया था, एक होता है आपका मार्केट रेट पर कैलकुलेशन, ठीक है, और एक होता है फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेशन। तो अगर मार्केट रेट भी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे भी कर सकते हैं, मगर जब NNP को जब आप फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेशन करते हो तभी हम उसको NI कहते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस पर NI नहीं कहेंगे। तो नेशनल इनकम क्या होता है इसको देखें, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो फैक्टर कॉस्ट पर NNP को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पर अगर हम निकालते हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो राष्ट्रीय आय बहुत आसान है, आप 3 चीज़ें अब ध्यान रखना। GDP, हमारे यहाँ कैलकुलेशन जो होती है GDP के आधार पर होती है, ठीक है, जो मतलब देशों में वृद्धि जो हमारा देखा जाता है, जो वो सब मेजरमेंट करते हैं अर्थव्यवस्था के, तो GDP देखते हैं कितनी GDP है, उस हिसाब से हमारा भी GDP कितना हो गया, 3.7 आपका 75 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये जो GDP आप देख रहे हैं मतलब क्या है, उतना पैसा है हमारे पास, ठीक है, समझ लो वॉलेट में इतना पैसा है। और GDP और एक्चुअल अगर पैसा आपको पता करें कि हमारी एक्चुअल में हमारे भारत के लोगों के पास पैसा कितना है, तो आपको क्या देखना चाहिए, राष्ट्रीय आय में NNP देखना चाहिए, वो भी फैक्टर कॉस्ट में, जिस पर टैक्स वैक्स नहीं लगा रहता है, फैक्ट्री से निकलता है, वो फैक्टर कॉस्ट हो गया, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट क्या, NNP पे फैक्टर कॉस्ट निकालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। बस इतना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही फैक्टर कॉस्ट समझा दिया था, ठीक है। अब सुनिए, इसी में पर कैपिटा इनकम होता है, PCI, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो सुनिए इसका एक फॉर्मूला है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। यदि राष्ट्रीय आय को कुल लोगों से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। देखो हमारे पास टोटल पैसा तो यही है, ये राष्ट्रीय आय मतलब पैसा है, तो किसके पास कितना पैसा है, तो राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, है ना, कुल जनसंख्या है ना देश की, ना देश की कुल जनसंख्या, यही आपका फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। राष्ट्रीय आय को देखो, इसको सिस्टम से ही पढ़ना, GDP, GNP, NNP, NI, उसके बाद पर कैपिटा इनकम, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय में अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं, ठीक है, एक फैमिली है, फैमिली में कितने सदस्य हैं, 5, और 5 सदस्य कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए पिताजी कुछ करते हैं, मम्मी भी कुछ करती हैं, बच्चे लोग भी कुछ करते हैं, ठीक है, या फिर नहीं करते, थला बैठे रहते हैं, 1-2 बच्चे तो ऐसे रहते हैं, थला बैठे हैं, है ना, तैयारी करते हैं, ठीक। तो अब सुनिए क्या होगा, 5 बच्चे हैं
और 5 में से आप मान लीजिए पूरी फैमिली को जोड़ा जाए, भाई बहन का अगर मान लो कमाई, ठीक है, और उसके अलावा और भी जो मम्मी पापा लोग कमाते हैं वो जोड़ के मान लीजिए कितना हो जा रहा है, 5,000 रुपये महीना आ रहा है, ठीक है, समझ लो ना जी, 5,000 आ रहा है, ठीक, 5,000 50,000 कर लेना आपको अगर लगेगा तो हम लोग अगर निकालना हो उनकी पर कैपिटा इनकम, यानी जरूरी नहीं है कि सबको उतना ही मिले, मगर प्रति व्यक्ति आय काउंट करते हैं ना, तो प्रति व्यक्ति आय काउंट कैसे करेंगे, तो टोटल कमाई कितनी है 5,000 और टोटल सदस्य कितने हैं 5, कितना हो जाएगा 1,000 रुपये पर हेड, यानी पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। बहुत सिंपल है ना, ऐसे निकालते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय आय में अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दोगे तो हमारे पैसा पता चल जाएगा, है ना। यानी देखो 2.73 ट्रिलियन जीडीपी है वो तो, सॉरी, उससे कम आएगा, एनएनपी जो है हमारा नेशनल इनकम थोड़ा कम आएगा। मान लो 3 ट्रिलियन डॉलर आया तो 3 ट्रिलियन डॉलर में हमारे देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में, ठीक है, जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाती है, पर कैपिटा इनकम को दी जाती है। यानी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट पता चलता है कि कौन कौन देश अमीर है, कौन देश गरीब है, किसको और सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। तो जिस देश का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है उसको हम लोग अमीर देश मानते हैं, जिसका कम होता है उसको हम गरीब देश मानते हैं। जैसे अभी देखोगे विश्व में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला जो देश है वो हमारा अमेरिका है। कौन है, यूएसए है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि अमीर है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो गोवा राज्य है उसका पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। अगर स्टेट्स की बात करें, राज्यों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है, गोवा की है, ओके। और सबसे कम पर कैपिटा इनकम किसकी है, तो किसकी है, बिहार की है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और गोवा की सबसे ज़्यादा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, यूटीज़ में बात करेंगे तो दिल्ली की आ जाएगी, ठीक है। यूटीज़ की बात करें किसकी आ जाएगी, तो दिल्ली की जो है पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ओके। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कि इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय का। तो इसकी 3 विधियाँ हैं, ठीक है। देखो, एक आपका उत्पादन विधि है, आप राष्ट्रीय आय को कैसे कर सकते हो, सारे उत्पादन को जोड़ दो, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर दो, निकाल लो। या तो क्या कर सकते हो, आय विधि, सारे आय को जोड़ दो, उसे निकाल सकते हो, या सारे खर्च को जोड़कर भी निकाल सकते हो। आप बस नाम ही याद रखिएगा। कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, ठीक है। उत्पादन से भी पता चल जाएगा पैसे कितने लगे हैं, आय कितनी आय है उससे पता चल जाएगा, और व्यय से पता चलेगा। 3 विधियाँ हैं किसकी, तो किसकी हैं, आपका राष्ट्रीय आय की। उसके अलावा देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको देखें, ध्यान देनी है। राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। नेशनल कई बार कूट में देकर पूछता है, आपके आ चुके हैं प्रश्न तभी बता रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में देखते हैं कौन सी आय को शामिल करेंगे, किसको नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले संसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे मंत्री लोग होते हैं, उनको जो पैसा नहीं, सैलरी की बात नहीं करो तो होगा ही, वो तो कंपलसरी है, मगर उसके अलावा जो भत्ता दिया जाता है ना, वो भत्ते को भी शामिल करेंगे। भत्ता बहुत मिलता है, सैलरी से बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे प्रधानमंत्री जी का रोज़ का 1 दिन का सिक्योरिटी का चार्ज 20 करोड़ के आसपास आता है, ठीक है। फिर जो करोड़ों में जो खर्चे आ रहे हैं वो भत्ता ही तो हुआ ना, और सैलरी कितना है, 1.5 लाख है ना। तो संसद सदस्यों को दिया जाने वाला जो भत्ता है वो आपका राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, तब तो पैसा बनेगा, है ना। विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय, विदेशी जो पर्यटन है भारत में जो व्यय करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आते हैं, खर्च करते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, टिकट लेते हैं, उनके द्वारा जो व्यय किया जाता है उसको भी देखो कैसे पता चलेगा। एक साथ देख लो, यहाँ आए, डॉलर को रुपीज़ में चेंज करवाए, ठीक है, और जाते समय उन्होंने रुपीज़ को डॉलर में चेंज नहीं करवाया। मान लो 100 डॉलर लेकर आए थे, 100 डॉलर ख़त्म कर दिए, तो हमारा बहुत इजी हो गया काउंट करना, है ना, क्योंकि वो आएंगे तो डॉलर को या फिर युआन को या फिर यूरो को चेंज करवाएंगे ना रुपीज़ में, तो वो तो सीधा काउंट हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। तो याद रखिए, विदेशी पर्यटकों द्वारा किया गया खर्च भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर आप तो बोले थे कि विदेशी लोग का नहीं करेंगे, तो आए नहीं है, पर्यटन याद रखिएगा, वो घर यहाँ आके खर्च करेंगे यहीं के लोगों पे, है ना। देखो काम करना अलग होता है और यहाँ पर आके खर्च करना अलग होता है, इसीलिए ये सबको पूछा जाता है। उसके बाद विदेशी में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ, विदेश में स्थित, सिंपल सी बात है, हमने देखा था अगर भारतीय हैं कहीं भी हो तो भारत का बैंक भी तो कहीं भी हो, तो भारत का अगर बैंक है और वो कोई प्रॉफिट पाता है तो उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। साथ साथ सैनिक और सुरक्षा में जो खर्च किया जाता है उसको भी राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट किया जाता है, कि जो कि बहुत है। जैसे मान लीजिए हमने सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे हमने क्या किया, हथियार खरीद लिए, उसको भी हम लोगों ने शामिल करना है, ठीक है। तो ये हमारा किया जाएगा। ब्रोकर्स कमीशन, जो कमीशन खोरी होता है ना, कमीशन खाते हैं, ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ा मार्केट है ब्रोकर्स का, ठीक। ये करवा दो कितना कमीशन है, ठीक है। कमीशन देखो एक बात बताऊँ, शेयर मार्केट में भी कमीशन चलता है, ठीक है। मान लीजिए आप आपका शेयर खरीदते और बेचते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, सुनिए आगे तो पढ़ना ही है वैसे। देखो एक होता है ट्रेडिंग, आपका डीमेट अकाउंट, डीमेट, ठीक है, डीमेट, कौन सा अकाउंट, डीमेट। ध्यान दीजिएगा, जैसे बैंक में हम लोग खाता खुलाते हैं, ठीक है, तो उस खाते, उस सामान्य खाता होता है ना, अकाउंट वाला जो ओपनिंग होता है। और जब हम शेयर, देखो शेयर मार्केट मतलब शेयर खरीदना है, किसी भी कंपनी का आपका हिस्सा अगर खरीदना होता है तो उसके लिए भी आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट को बोलते हैं डीमेट अकाउंट, ठीक है, याद रखिएगा। आप ऐसे नहीं जाओगे, जैसे मान लो आपको टाटा का शेयर खरीदना है, आपको अंबानी का शेयर खरीदना है या टेस्ला का शेयर खरीदना है, यानी शेयर का मतलब होगा, समझ लो उस कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, है ना, वो बेचता रहता है, उसके बदले उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो हिस्सेदारी बेच रहा है, उसको खरीदना है, आपको शेयर्स खरीदने हैं, तो आप ऐसे जाके उठ के खरीद नहीं सकते, है ना, कि फ़ोन किया यार शेयर दे देना, तो यार ऐसे करके, उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट को बोलते हैं डीमेट अकाउंट, ठीक है, याद रखिएगा। और ये डीमेट अकाउंट जो होता है वो आप कैसे बनाओगे, बैंक, या तो बैंक के पास जाके बनाओगे, जैसे SBI हो गया, उसके अलावा और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, सुने होंगे बहुत, ठीक है, शेयर खान हो गया, एक तो शेयर खान आता है वो हो गया, ऐसे एक्सिस बैंक का बहुत सारा, SBI का भी है, वो अलग से डीमेट अकाउंट चलता है, वो अलग खाता है ना। और इस खाते में क्या होता है, जब आप शेयर खरीदते हो और जब आप बेचते हो तो क्या होता है, ये जो बैंक वाले हैं ना, जो आपको डीमेट अकाउंट बना के दिए हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, आपसे ब्रोकर चार्ज लेते हैं, ठीक है। आपने खरीदा, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने खरीदा तो भी लेंगे और आपने बेचा तो भी लेंगे। ये उन लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि एक शेयर पे कितना लेंगे, 1 रुपये लेंगे, 0.1 रुपये लेंगे, 0.2 आपका 0.20 पैसे लेंगे, कितने लेंगे, वो पहले से ही वो डिसाइड कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जो ब्रोकर चार्ज, ये बहुत लोग लेते हैं जी, बैंक वाले सारे ब्रोकरिंग चार्ज लेते हैं। ये जो ब्रोकर्स का कमीशन है ना, ठीक है, ये भी आपका नेशनल इनकम में जुड़ता है, ठीक है। कभी आप शेयर मार्केट में जाएंगे जहाँ पर पैसे ही पैसे हैं, ठीक है, ये तो जो पूंजी बाजार है यहाँ बहुत कम पैसे हैं, तो जब शेयर मार्केट में जब जाएंगे तो आप ये सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा शेयर मार्केट और बैंकिंग में देखेंगे उसको भी, ठीक है। देखो मालिक द्वारा स्व आवास हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला मकान का आरोपित किराया। देखिए अगर किराया होता है ना, आजकल किराए का भी मार्केट बहुत चल रहा है, रेंट वाला। यहाँ छोटे शहरों में तो बहुत कम, बट बड़े शहरों में जाओगे तो बहुत रेंट मिलता है। और जो इसका जो रेंट होता है, जो आपका कंपनी वगैरह का होता है, जनरली अब बैंक जो होती है वो ना ज़मीन खरीदती नहीं है, वो चाहे तो खरीद सकती है, उसके पास उतने पैसे होते हैं, मगर वो ज़मीन खरीदते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, किराया पर लेते हैं, है ना। तो कंपनी हो गया और रेंट पे जो लिया जाता है, घर हो गया, आप सिर्फ रहने के लिए मत समझिएगा, तो उसके रेंट बहुत आते हैं, तो वो रेंट को भी किसमें, नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। आप इतना लंबा चौड़ा ना याद कर रखेंगे तो किराया जो है ना आप जो देते हो वो जो भी है वो किस में काउंट होता है, तो आपका नेशनल इनकम में काउंट होगा। दिल्ली में चले जाइएगा तो महीने का 1-2 करोड़ रुपए किराया, ठीक है, तो वो सब काउंट होता है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा राष्ट्रीय आय गणना करने वाली वित्तीय वर्ष की उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अंतिम किसको करेंगे, इसको कैलकुलेशन में किसको शामिल करेंगे, तो जब GDP आप पढ़े थे तो वहीं से तो आए थे ना। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं, यानी कोई वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही है तो बीच का मूल्य को नहीं जोड़ेंगे, लास्ट में आखिरी में उसका जो क्या प्राइस निकल कर सामने आ रहा है उसको जोड़ेंगे। मार्कर है, आधा बना, फिर इसका टोटी बना, इसका पीछे का बना, इसका प्लास्टिक बना, ऊपर का बना, ठीक है, तो कुछ पैसे ऐड होते गए और लास्ट में ये कितने का मिला, तो अंतिम वस्तु और सेवाओं को हम लोग क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली मदे। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ेंगे, कूट में पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छे एग्जाम्स देंगे तो आपको इकोनॉमिक्स में ऐसे प्रश्न कूट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होने वाली मदें, मैंने कुछ छांट के लिखा है, उसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, ठीक है। कौन सी आय को शामिल नहीं करेंगे, ठीक। तो इसमें से देखो, भारतीय विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ, देखो जैसे हम लोग क्या देखे थे, हमारा बैंक बाहर में है, जैसे हमारा SBI बाहर में है, बहुत अच्छा चलता है, तो उसका हम लोग शामिल कर लिए। तो सिंपल सी बात है, जो अब वहाँ जो बाहर के देश होंगे उन लोग का भी तो नेशनल इनकम होगा ना, तो उन लोग भी तो अपना जो बैंक जो बाहर में काम करता है, जैसे IDBI बैंक है ना, तो IDBI बैंक है जो HDFC है, सॉरी HDFC है ना, HDFC, ये जो HDFC है फॉरेन बैंक है। तो जो विदेश के लोग होंगे, अमेरिका जो होगा, वो अपना बैंक का प्रॉफिट को काउंट नहीं करेगा, है ना, तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल, जो उसमें काउंट होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं। तो भारत में विदेशी जो बैंक है उसके द्वारा अगर लाभ कमाया जा रहा है तो वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहाँ की जहाँ की बैंक है वहाँ की कंट्री काउंट करेगी। जैसे हमने क्या किया, अपना बैंक लिया, कौन सा लिया भाई, SBI लिया है, विदेश में है, उसका पैसा को हम अपने में जोड़ लिए, भले विदेश में है, मगर ये वाले हमारे यहाँ तो हम इसका पैसा नहीं जोड़ेंगे, सीधा सीधा हिसाब, ठीक है। उसका देखो, अगर लॉटरी में पैसा जीते हो, ठीक है, अगर फोकट का पैसा है, याद रखना, ठीक है, तो फोकट का पैसा अगर पाए हो, ठीक, कहीं गिर गया है, बिल लिए उसको, ठीक है, सामने वाले देख रहे हैं उसका गिर रहा है, नहीं बताया, ठीक है, बिल लिए ऐसे करके, वो लॉटरी है आपके लिए, ठीक। तो लॉटरी का पैसा है, कहीं सट्टा लगाए, जुआ लगाए, ठीक है, जीत गए, ड्रीम 11 पर आकर आपका टीम बना दिए, ठीक है, उसका तो टैक्स करता है हालांकि, बट ऑफिशियल कर दिए है ना, ऑफिशियल सट्टा है, मत लगाना, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपने सट्टा खेला, जुआ खेला या लॉटरी से अगर पैसे कमाए हैं, उन पैसे को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, नहीं जोड़ता। ये वाला पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। वैज्ञानिक खोज में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, वैज्ञानिक खोज में अगर कोई वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है तो उनको भी हम लोग नहीं शामिल करते, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, ठीक। अच्छा, उसके बाद भविष्य निधि को कोष में स्वयं कर्मचारियों द्वारा किया गया अंशदान, ठीक है। भविष्य निधि यानी जो होते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जो, तो भविष्य निधि में जो आपका भविष्य निधि में कोष में स्वयं कर्मचारी द्वारा किया गया अंशदान, जैसे अभी सरकारी लगेगा ना, सरकारी नौकरी, ठीक है, तो क्या होगा आपका ना, आपका पैसा, कुछ पैसे जो है ना, जो सैलरी के होते हैं ना, वो कटते रहेंगे, और वो क्या होगा आगे जाके आपको एक साथ करके मिलेगा, जितना आप कटेगा ना उतना सरकार और देती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना कटेगा पैसा उतना सरकार और ऐड करते जाती है, और करके लास्ट में फिर आपको पैसे मिलते हैं। पेंशन बंद हो गया है, ठीक है, तो ये सिस्टम चलता है। तो भविष्य निधि में जो कर्मचारी अपना अंशदान देता है, जो अपने पैसे जमा करता है, उसको भी नेशनल इनकम में जोड़ते नहीं है। क्योंकि देखो, कैसे आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं करते, ऐसा मतलब ऐसे गलती से प्रश्न आ जाए, तो देखो मैंने आपसे बताया था, अंतिम रूप से वस्तु और सेवाओं को जोड़ते हैं, तो ये अंतिम रूप थोड़े हुआ, ये जुड़ते लास्ट में गवर्नमेंट देते उसके बाद लास्ट में पैसे जो मिलेंगे ना आपको वो जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो आखिरी में जुड़ेगा, ठीक है, इसीलिए नहीं जोड़ते हैं, ठीक। अच्छा, उसका देखिए पूंजीगत लाभ पर या हानि है अप्रत्याशित लाभ, ठीक है, अगर मान लीजिए लाभ हानि हुआ है पूंजीगत, ठीक है, उसको भी नहीं जोड़ेंगे। लास्ट में किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतें में वृद्धि, मान लीजिए आपने स्टॉक खरीदा है, वही शेयर खरीदा है, और शेयर में आपका क्या हुआ, उसमें अगर कोई लाभ हो रहा है उसको भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, राष्ट्रीय आय से संबंधित चैप्टर, ठीक है। क्या क्या था, पहला हो जाएगा आपका GDP, GNP, NNP, और NNP के बाद आपका नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है, समझ लेना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बैंकिंग में देख सकते हैं, या रोजगार बेरोजगारी वगैरह, या फिर उस पर देख लेंगे, ठीक है, या बाजार वगैरह देख लेंगे। एक टॉपिक वो बच गया, और लास्ट आपका एक फिर बच जाएगा बैंक, उससे रिलेटेड शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो इतना पढ़िएगा, ठीक, ज़्यादा नहीं लेते क्लास, आज के लिए इतना ही।